हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या हक से। दोस्तों, कैसे हो आप सब? और आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और आपकी इसी स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का अभी वैकेंसी निकली है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या उसका सिलेबस रहेगा। और फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मेरे पास में काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम जो अभी राजस्थान हाई कोर्ट का वापस से नोटिफिकेशन निकला है, तो हमने लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो क्या अब हमें वापस से फॉर्म फिल करना है और उसकी क्या फिर फीस रहेगी। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा आपको पता होगा कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आज से मतलब कि 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या नोटिफिकेशन है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के द्वारा जारी किया गया था और ये 5 अगस्त 2022 को इशू हुआ था। और ये जो है ये जूनियर असिस्टेंट और जूनियर राजस्थान न्यायिक अकादमी और क्लर्क जो ग्रेड सेकंड है उसके रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उसी के लिए ये वीडियो है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता देती हूँ जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगे। ये जो है इसमें जो जब आपकी जॉब लगेगी, तो ये जो 2 साल की अवधि के लिए आपको एज अ प्रोबेशनल ट्रेनिंग के रूप में आपको जॉइनिंग मिलेगी, जिसके अंदर 2 साल में आपको 14,600 रुपये की फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। और इसके बाद में जैसे ही आप ये 2 साल की प्रोबेशनल ट्रेनिंग का ये जो कार्यकाल है ये पूरा कर लेते हो, सक्सेसफुल कंप्लीट करने पे आपको जो पे लेवल मैट्रिक्स 5 है उसके अनुसार आपको 20,800 रुपये से पर मंथ ये प्राप्त होंगे सैलरी के लिए। इसके बाद ये देखिए, इन्होंने लिखा है यहाँ पे जो विशेष नोट करके लिखा है कि ये जो हैं ये जो संबंध में इसके संबंध में परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन जो आवेदन है इससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश है ये आप सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। और इसकी जो वेबसाइट है www.hcrajasthan.nic.in, इसके ऊपर भी सारी जो जानकारी है वो उपलब्ध है। और अगर ये जो नोटिफिकेशन है ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आपको मतलब ये जो अभी आज से ये जो चालू हो रहे हैं इसके फॉर्म भरना, तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दें और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है जो वेबसाइट है उस पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है और आप फॉर्म करने से फिर फॉर्म वो नहीं फिल हो पाता। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें और एकदम सावधानी पूर्वक आप फिल करें, या तो आप मतलब जो ई मित्र होता है वहाँ से फिल करवा सकते हैं। आवेदन अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में वांछित और सुसंगत सूचनाएं अगर अवश्य अंकित करें, और अगर आपने सूचना गलत भर दी तो आवेदन रद्द हो जाएगा, और अगर रद्द हो गया तो जो परीक्षा में आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से फॉर्म को फिल करें। अब इसमें यहाँ पे बता रखी है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और रिजर्वेशन कितना क्या रहने वाला है। तो इसमें फ्रेंड्स अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए आई हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, लिपिक ग्रेड की भर्ती हो गई, एलडीसी हो गई। तो ये देखिए, जो राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ न्यायिक सहायक और जो न्यायिक अकादमी हेतु है, तो ये सब कुछ जो इसमें वैकेंसीज़ है टोटल मैंने आपको बताया है, ये टोटल 2756 वैकेंसी है। 2756 टोटल वैकेंसीज़ है। अब इसका इसमें वर्गीकरण दे रखा है कि अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज इसमें रहेगी। तो वो सारा इसमें नीचे संलग्नक 1 2 3 4 5 ऐसे सब कुछ करके बिल्कुल ये जो फॉर्म है नोटिफिकेशन है इसके सब बिल्कुल नीचे दिया हुआ है। वो हम आगे देख लेंगे कि ये कितना कितना कितनी कितनी इसमें वैकेंसीज रहने वाली है। अब ये यहाँ पे बता रखा है जो टीएसपी एरिया है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसके संदर्भ में जो भी आरक्षण है उसमें इसमें बता रखा है कि जो भी 5% जो पद हैं वो तो अनुसूचित जाति, और जो 45% जो पद है वो अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएंगे। टीएसपी एरियाज़ की बात हो रही है। और जो बाकी के 50% पद है वो जनरल कैटेगरी के या फिर किसी भी जो
वरीयता के आधार पे होगी, जो भी आपकी इसकी मेरिट निकलेगी उसके अनुसार टीएसपी एरिया में पद भरे जाएंगे। और इसमें यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो कौन से होंगे, कौन कौन उसमें एलिजिबल होगा। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं टीएसपी एरियाज में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए दे रखा है। और अब इसमें नीचे दे रखा है 12 जिले के लिए भी अलग से बता रखा है आपको कि कौन कौन सी इसमें रिक्तियाँ होगी, और पिछड़ा वर्ग की जनजातियाँ हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सब कुछ बता रखा है। अभी अलग अलग वर्गों का आरक्षण दे रखा है कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलेगा। ये देखिए, दिव्यांगजन का जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए बताया हुआ है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, महिलाओं के लिए, सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या ये आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। और मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को कितना रिजर्वेशन है, ओलंपिक में अगर हैं तो कितना है, एशियंस में है, एशियन गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो क्या रिजर्वेशन है, सारी इसमें कंडीशंस बताई हुई हैं। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अभी फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान होगा कि कुछ टाइम पहले जो है वो ओबीसी के लिए और जो सामान्य वर्ग के ये पिछड़ा वर्ग है, मतलब कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, उनके लिए अभी थोड़े टाइम पहले सर्कुलर और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो भी अब आपकी ये जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो अब 3 साल कर दी जाती है। तो इसी के लिए ये एक इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है जो हम देख लेते हैं कि क्या है। ये देखिए, इन्होंने बता रखा है जो वर्तमान भर्ती परीक्षा के संदर्भ में चूंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 22 सितंबर 2022 है, यह अंतिम डेट इसमें बता रखी है। तो जो आरक्षण है तो 22 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2022 की समयावधि में जारी जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अगर 22 सितंबर 2019 से 22 सितंबर 2021 की अवधि में भी अगर समयावधि में ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है, या तो ओबीसी का या फिर ईडब्ल्यूएस का, तो उनको केवल फ्रेंड्स अभी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करके ही वो मतलब इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं कि हमारे पास में हम इस कैटेगरी के व्यक्ति हैं या इस कैटेगरी के जो हम स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले के लिए भी वैलिड होंगे, कि ज़रूरी नहीं है कि वो इस साल का ही हो। ये जो भी डेट है इसकी 22 सितंबर जो है लास्ट डेट, उससे पहले का मतलब 2-3 साल के लिए ये वैलिड है। और बस आपको जब आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे तो केवल आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सेम है ओबीसी के लिए, और जो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, उन दोनों के लिए ये सेम है। ये देख लीजिए, ये बता रखा है कि अगर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 की समयावधि में जो जारी प्रमाण पत्र हैं वो सारे वैलिड होंगे। अभी इसमें बता रखा है कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए भी बता रखा है कि प्रमाण पत्र कौन कौन से क्या प्रस्तुत करने हैं। विधवा है अगर तो उनके लिए बता रखा है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई, अब सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और मेन जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये तो है ना, मतलब एलडीसी का नोटिफिकेशन है तो हम लोग भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये तो एलडीसी है तो 12th वाले मोस्टली एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसमें जो है हाई कोर्ट एलडीसी के अंदर इसमें एकदम क्लियरली इन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दिया है कि जो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें a candidate for direct recruitment must be a graduate of any university established by law in India or equivalent examination from any university recognized by government for the purpose and must have basic knowledge of computer। तो आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो भी एप्लीकेंट होगा, जो भी कैंडिडेट है, उसको ग्रेजुएशन तो उसके पास होनी ही चाहिए। तो ग्रेजुएशन में आपके पास बीए भी हो सकती है, चाहे बीकॉम या बीएससी कुछ भी हो सकता है आपके पास में, लेकिन ग्रेजुएशन ज़रूरी है। और ग्रेजुएशन के साथ में यहाँ पे इन्होंने एक कंप्यूटर एजुकेशन मांगी है। अब इन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन में ऐसा नहीं बोला है कि आपके पास में RSCIT ही होना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके पास RSCIT भी करा हो सकता है, या अगर आपने मतलब कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है कंप्यूटर रिलेटेड तो वो सारे मान्य होंगे।
अब यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस बताई है कि जब भी आप मतलब अगर जब सेवा में अगर हम जाते हैं, जब हम चयनित हो जाते हैं, तो आपको उस टाइम एकदम फिज़िकल हम लोग फिट हैं उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। और नेशनलिटी जो है वो तो होती है कि भारत का नागरिक हो। और नेपाल और जो भूटान है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं ये लोग भी एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखी है, कुछ प्रमाण पत्र आप लोगों को प्रस्तुत करने होंगे। जनरली ऐसे कोई मतलब फिल नहीं करते वहाँ के फॉर्म, फिर भी एक बार का बताया है कि वो लोग भी एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे मेन बातें आती हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि मैम ये जो एज है हमारी एज लिमिट तो वो क्या होगी, तो हम एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पे जो एज बताई है वो 18 साल से ज़्यादा एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर्स, मतलब 18 साल से तो ज़्यादा होना चाहिए और 40 साल जो है उससे व्यक्ति कम होना चाहिए। और जो ये कैलकुलेट करेंगे वो ये 1 जनवरी 2023 को देखी जाएगी एज, मतलब 1 जनवरी 2023 को वो जो व्यक्ति है, जो भी कैंडिडेट है, वो 18 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम ही होना चाहिए। अब जो इन्होंने प्रोवाइडेड दैट करके भी कुछ दे रखा है ये देख लेते हैं। अब प्रोवाइडेड दैट में इसमें रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया आ जाता है कि जैसे एससी को एसटी को जो भी 5 साल 3 साल, ओबीसी को जो भी इनका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो अलग है कि मतलब 40 साल से भी ज़्यादा, और जो मतलब विडोज़ हैं या फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की या फिर वुमेन कैटेगरी की, इनको जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है वो इस एज में इनको मिल जाएगा। ये सबका बता रखा है कि एनसीसी वालों को इतना रिजर्वेशन, इतना मतलब रिलैक्सेशन है एज में। आप पढ़ सकते हैं इसको अगर आपको नहीं पता तो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ये क्या हुआ था, ये 2020 में इसकी वैकेंसी आई थी, तो 2020 में वैकेंसी आने के बाद में अभी 2022 में जून के अंदर इस वैकेंसी को वापस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के और इसका रिज़ल्ट भी आ गया था, लेकिन उसके बाद में वैकेंसी जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। तो अभी कैंसिल कर दी, तो जो 2020 में इसकी वैकेंसी आई थी तो उस टाइम जो भी लोग इसमें एलिजिबल थे वो इस वैकेंसी में भी एलिजिबल होंगे। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। द अबव रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसेबल ओनली इन वन कैटेगरी। अंतिम बार कनिष्ठ न्यायिक सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2020 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 1 जनवरी 2022 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं। और इसमें स्पष्टीकरण भी ये सब कुछ दे रखा है कि लिपिक के नोटिस क्रमांक दिनांक 3 जून 2022 द्वारा रद्द कर दिया गया था और उक्त भर्ती के आवेदकों को नवीन प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट प्रदान की गई थी तथा ऐसे पुराने आवेदक किसी भी बात के होते हुए वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आयु की दृष्टि से पात्र समझे गए हैं। फ्रेंड्स, इस जो लाइन है इसका ये मतलब हो गया कि जो 2020 में अगर किसी की जो एज है वो 39 थी या फिर 39.5 थी और अगर उसकी एज इतनी थी तो वो उसने उस टाइम तो फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन अब जब 2 साल 3 साल ये ज़्यादा हो गए कि 2020 के बाद में अब ये 2022 आ गया, तो अगर उसकी एज 2 साल ज़्यादा हो गई तो फिर तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा ना, क्योंकि उस टाइम वैकेंसी आई थी और अब ये कैंसिल हो गई, अब वापस से आई है। तो इन्होंने ये बोला है कि उस टाइम जो भी वैलिड थे, जिनकी भी एज मतलब 40 थी या 39.5 थी, तो अब अगर उनकी एज 2 साल और बढ़ जाएगी तो वो लोग भी एलिजिबल माने जाएंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या होने वाली है, हम इस कैटेगरी के हैं तो उन लोगों के लिए भी मैं एक बार जो परीक्षा शुल्क है ये इसमें बता रखा है, तो वो एक बार ध्यान से सुन लें कि जो सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मतलब जो ओबीसी और जो एमबीसी वाले हैं क्रीमी लेयर के, उनके लिए 500 रुपये का शुल्क होगा। और जो ओबीसी और एमबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर के हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले जनरल में ही, तो उनके लिए 400 रुपये का शुल्क होगा। और जो एससी और एसटी के हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 350 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मतलब जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो डाउट्स आ रहे थे, वो सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान से सुनिए। जिन्होंने भी पहले जो फॉर्म फिल करे थे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2020 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या दिनांक 19 मार्च 2020 के क्रम में आवेदन किया था व निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करवाया था, ऐसे आवेदकों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है, परंतु उन्हें ऑनलाइन आवेदन पुनः करना होगा। तो इसका ये मतलब है, जिन्होंने भी लास्ट टाइम जो 2020 में वैकेंसी आई थी उसके बाद में अगर वो लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उन लोगों को ऑनलाइन आवेदन तो पुनः करना होगा, लेकिन फ़ीस उन्हें कोई भी जमा नहीं करवानी होगी। मतलब उनके लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिर से भरना होगा। अब इसमें मतलब ऐसा हो सकता है, जो भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट टाइम वाला था उसके इसमें नंबर आ जाएंगे, जो भी क्रमांक वगैरह थे वो उसके थ्रू मतलब ऐसा इसमें भरा जाएगा और इससे आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाएगी, वेवर हो जाएगी बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि कोई आवेदक जिसने पूर्व भर्ती 2020 हेतु कोई आवेदन नहीं किया था और उक्त भर्ती के किसी अन्य आवेदक के यूज़र नेम के आधार पर परीक्षा शुल्क बचाने और अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु अगर आवेदन करता है तो उसको बिना किसी सूचना के उसकी जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब हमने तो पहले फॉर्म फिल करा ही नहीं था लेकिन हमारे फ्रेंड ने किया था, तो जो अगर आपके फ्रेंड है उसने फॉर्म फिल किया था लेकिन अब वो नहीं फिल कर रहा ये वाला, तो आप सोच रहे हैं मतलब उसकी अगर कहीं पे जॉब लग गई या जो भी है तो कि अपन उसका जो है आईडी पासवर्ड लेके और अपन फॉर्म फिल कर देते हैं, उससे क्या होगा अपनी एप्लीकेशन फ़ीस बच जाएगी। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया है यहाँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी जो कैंडिडेचर है वो तो बिना सूचना के ही निरस्त कर दी जाएगी, एग्ज़ाम तो आप दे ही नहीं पाएंगे और आप आपराधिक श्रेणी में भी आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें अगर करने की सोच रहे हैं तो। और परीक्षा शुल्क की वापसी भी नहीं होगी अगर आप अब फॉर्म फिल नहीं कर रहे, अगर आपने पहले फिल किया था तो ऐसे किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। और ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस बता रखी है अपॉइंटमेंट की कि कौन कौन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, जिसकी मतलब एक वाइफ या एक हस्बैंड से ज़्यादा हैं और 2 बच्चे नहीं होने चाहिए, अगर डाउरी ली है मैरिज पे तो वो लोग सब इनएलिजिबल हैं, है ना। या आप पढ़ सकते हैं और आगे। अब जो है सिलेबस, जो मेन हमको देखना है कि इसका क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आएंगे, तो इसको देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स होगा क्या, इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होगा वो होगा रिटन टेस्ट और जो सेक्शन बी होगा वो होगा टाइपिंग टेस्ट। तो एक बार हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं सेक्शन ए की। ये जो होगा वो एक ही पेपर होगा और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और जीके ये 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं और तीनों ही आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मिला के 300 मार्क्स हो गए। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स हैं SC, ST और PH को 120 मार्क्स लाने हैं और जो अदर कैंडिडेट्स हो गए उनको 135 मार्क्स लाने हैं। इसका फ्रेंड्स मतलब ये हुआ कि जो SC, ST और जो PH कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% मार्क्स उनको लाने कंपलसरी हैं और जो अदर कैंडिडेट्स हो गए जैसे कि OBC हो गए, जनरल, EWS ये लोग जो हो गए उनके लिए 45% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी पेपर की, 300 मार्क्स का जो पेपर होगा उसकी 2 आवर्स का पेपर होगा, मतलब 120 मिनट्स का टोटल पेपर होगा। ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बियरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब ये टोटल 50 मार्क्स आएंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 एंड जीके के 50 क्वेश्चन। तो टोटल 150 जो क्वेश्चन हैं ये आएंगे आपके और ये हो गए 300 मार्क्स के टोटल मार्क्स हो गए। तो जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा और जो रिटन टेस्ट होगा वो OMR शीट के थ्रू कंडक्ट होगा। और यहाँ पे आप खुश हो जाइए बहुत ज़्यादा, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग
नहीं होने वाली है। अब आप ऐसा नहीं करें कि आप एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन ज़्यादा करके आ रहे हैं, उससे तो फिर क्या होगा, आप जो होगा कंपटीशन उससे ही बाहर हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें ये चीज़ है, अगर आपके गलत जो क्वेश्चन हो रहे हैं अगर वो हो गए तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो उससे यही बेनिफिट होता है, उसमें तुक्के भी लग जाते हैं कि चलो ये भी सही हो गया अपना। तो आपको मतलब जो क्वेश्चन है वो सारे ही अटेम्प्ट करके आने हैं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। अब एक बार हम इसका सिलेबस भी देख लेते हैं कि जो हिंदी के, इंग्लिश के और जीके का क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस के लिए हम देखते हैं पहले हिंदी का। तो हिंदी में आपके आएगा संधि, संधि के भेद हो गए, संधि विच्छेद, समास के भेद, विग्रह और सामसिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक जो विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इंग्लिश है तो इंग्लिश में आएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया, टेंसेस, सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा जगह असर्टिव टू आपको नेगेटिव करना है, या फिर इंट्रोगेटिव है उसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, या फिर वाइस वर्सा, जैसे कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस दे दिया उसको असर्टिव में चेंज करना है। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, डेमिनर्स, प्रीपोजिशन, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, मोस्टली जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिए जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक चूज़ करना होगा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स, ईडियम और फ्रेजेस। इतना आपका इंग्लिश का है सिलेबस। अब जो जीके है, जीके भी फ्रेंड्स काफ़ी वाइड एरिया होता है, हम मतलब काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखते हैं, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है, केवल ये एलडीसी का पेपर है तो इसमें मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं रखा गया है। इसमें बस इतना बताया है जो करंट अफेयर्स हैं। अब करंट अफेयर में हमें ये नहीं बोला कि राजस्थान का है, तो हमें राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर्स कवर करते हुए चलना है। जोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें भी राजस्थान नहीं दिया तो इंडिया के भी आपसे जोग्राफी पूछी जा सकती है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो भी होंगे, खनिज वगैरह संसाधन, ये सब कुछ पूछे जाएंगे। एंड जो हिस्ट्री एंड कल्चर दे रखा है, इसमें इन्होंने लिख रखा है आगे ऑफ राजस्थान, तो हिस्ट्री एंड कल्चर जो भी आर्ट एंड कल्चर है वो राजस्थान का ही पूछा जाएगा। इसमें बस एक चीज़ ये है कि इन्होंने हमें टॉपिक्स नहीं बताए कि आर्ट एंड कल्चर में से और हिस्ट्री में से मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। अब सेक्शन जो बी है ये होता है, मैंने आपको बताया टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या होगी। वैसे इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग पूछी जाती है। ये देखिए जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें क्या होता है, एक तो स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट दोनों होते हैं। स्पीड टेस्ट में स्पीड देखी जाती है, और जो एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें मतलब आपकी एफिशिएंसी देखी जाती है कि आप फ़ॉन्ट को कितने अच्छे से, कितने मतलब अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, कितनी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो, टेबुलर फॉर्म में डेटा को कैसे आप चेंज कर पा रहे हो, ये सब कुछ एफिशिएंसी में आ जाएगा। स्पीड में होगा हिंदी और इंग्लिश के आपको 5 मिनट्स मिलेंगे दोनों के लिए, और 25 मार्क्स के ये होंगे, जिसमें से आपको मतलब 20 मार्क्स तो मिनिमम मार्क्स लाने हैं, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 22.5 मार्क्स लाने हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्या होगा, जैसे 50 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तो ये भी वही 40% 45% का क्राइटेरिया हो गया। और जो एफिशिएंसी टेस्ट है ये भी 50 मार्क्स का होगा, और 10 मिनट्स इसमें टोटल मिलेंगे, जिसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं 40% और 45% अदर कैटेगरीज के लिए। और जो इसमें है तो फ्रेंड्स ये जो हो गया टाइपिंग टेस्ट, ये तो हो गया टोटल आपका 100 मार्क्स का, और जो रिटन टेस्ट था वो हो गया 300 मार्क्स का। तो ये जो आपके होगा, जो टोटल मेरिट लेगी वो 400 मार्क्स में से निकाली जाएगी। अब जो फॉन्ट है वो जो हिंदी के लिए है वो तो कृति देव 010 होगा, और जो कैलिबरी फॉन्ट है वो इंग्लिश के लिए होगा। और जो मिनिमम स्पीड इसमें रखी गई है, जो आपको 10 मार्क्स में
10 मिनट्स मिलेंगे, 5 मिनट्स हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो वो आपको 8,000 की डिप्रेशन पर आवर में होने चाहिए। 1 घंटे में आपको मिनिमम से मिनिमम 8,000 की डिप्रेशन होने ही चाहिए। ये कोई मतलब मैक्सिमम नहीं है, इतने मिनिमम रखे गए हैं। और डेटा जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फीड करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी टेस्ट में तो बताया रखा है इन्होंने, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड लेटर्स, ये सब कुछ देखा जाएगा। अब ये इन्होंने मेरिट का बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपकी मेरिट ऐसे ऐसे निकलेगी। तो जो टोटल जैसे मैंने बताई कि 2756 वैकेंसीज़ हैं, तो इसका जो 5 टाइम्स होगा तो वो लगभग 12-13 हज़ार जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें से चुने जाएंगे। जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें से वो जो 12-13 हज़ार हैं वो आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए चुने जाएंगे। इन्होंने लिखा है साफ, जो 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज बट इन द सेड रेंज ऑल दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी इंक्लूडेड। और ये जो है 45% मार्क्स और जो 40 मार्क्स ईच कैटेगरी में आपको मतलब इसमें लाने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपके टाइपिंग में तो 20% मार्क्स आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे, तो आपको मतलब दोनों टेस्ट में ही इतने कंपलसरी जो मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स वो लाने हैं। और जो एग्रीगेट मार्क्स हैं, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है 50% आपको एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। Who fails to secure 50% in the aggregate with at least 40 marks in case of SCA or ST and 45% in case of all other categories in each test. Examination shall be selected. ठीक है ना, ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये इतना ही था, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बताया था। अभी हम देख लेते हैं कि मतलब जो ऑनलाइन जो आवेदन है, वैसे मैंने आपको बताया कि ये आज से चालू हो रहे हैं 22 अगस्त से। तो 22 अगस्त से ये स्टार्ट होके टोटल आपके 1 महीने के लिए हैं। ये आपके 22 सितंबर तक गुरुवार को 5 बजे तक स्टार्ट रहेंगे फॉर्म, उसके बाद बंद हो जाएंगे। जो भी ये वेबसाइट है ऑटोमेटिकली इसका लिंक जो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आज ये 1 बजे से चालू हो जाएंगे दिन में। तो आप फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप बिल्कुल भी जो लास्ट डेट है उसका बिना वेट किए आप बीच के अंदर ही फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करने का प्रयास करें, क्योंकि एंड में बिल्कुल भी नहीं हो पाता और जो बहुत ज़्यादा इस पर ओवरलोड हो जाता है वेबसाइट पे। तो आपके क्या फॉर्म होता है वो फिल करने से फिर रह जाता है, या हम बोलते हैं कि जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दो। तो ऑटोमेटिकली इन्होंने पहले से ही 1 मंथ का हमको टाइम दे रखा है और ये रीओपन भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन भी लें। और जो परीक्षा शुल्क जमा कराने की डेट है वो 1 दिन इन्होंने बढ़ा रखी है। जैसे 22 सितंबर तक फॉर्म है तो इन्होंने 23 सितंबर तक आप फीस जमा करवा सकते हो। तो ये यही लिखा है इन्होंने कि जो ऑनलाइन आवेदन और ऑनलाइन जो परीक्षा शुल्क है वो जमा करवाने के लिए ये जो उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक और समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा करके ऑनलाइन आवेदन करें। और ये जो फीस है या आप नेट बैंकिंग या डेबिट और क्रेडिट माध्यम से भी जमा करवा सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं अप्लाई करने के, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम फ्रेंड्स हुआ क्या था कि मतलब जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो कम गई थी EWS और OBC कैटेगरी से, क्योंकि सब लोगों ने उसमें फॉर्म फिल कर दिए थे। तो उसके बाद में हुआ क्या कि सब लोग बोलने लग गए कि हम लोग जनरल से ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो देख लेते हैं, क्योंकि फिर उसमें क्या चांसेस सेलेक्ट होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बार इन्होंने क्लियरली ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि जो कोई भी आवेदक है जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र है वह उसी श्रेणी में ही आवेदन करें। आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। तो आप फ्रेंड्स ध्यान से एकदम आपकी जो भी कैटेगरी है उसी के अनुसार फॉर्म फिल करेंगे। बाकी भी आप ये इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। और जो
काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसका एग्ज़ामिनेशन कब होगा। इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया तो वो परीक्षा की जल्दी, यूँ तो नहीं कि मतलब प्रिपरेशन अच्छे से करें, बस कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो इन्होंने भी क्लियरली क्या कर दिया है कि जो भी सूचना आएगी आगे, उस टाइम ये लोग बता देंगे। अभी इनके पास में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है कि जो एग्ज़ाम मंथ क्या होगा या फिर उसका स्थान क्या होगा। वो आप लोगों को ऐसी सूचना यथोचित समय पर पृथक से प्रसारित कर दी जाएगी। अब जो हमने ऊपर देखा था कि अलग अलग जो संलग्नक दे रखे हैं, वो यही है कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के रिक्त पद हैं, तो उसमें टोटल वैकेंसी 320 है। और जो राजस्थान न्यायिक अकादमी है, इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा है जो नॉन टीएसपी एरियाज़ की हैं, लिपिक ग्रेड सेकंड की, मतलब जो एलडीसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टोटल मिला के 1985 वैकेंसीज़ है। और अगर हम टोटल इन सभी वैकेंसीज़ को मिला लें कि जो जूनियर असिस्टेंट हो गई, एलडीसी हो गई, ये सारी अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो ये टोटल 2756 वैकेंसीज़ होंगी। और ये फ्रेंड्स बहुत वैकेंसीज़ हैं, आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि इसके बाद में क्या होगा। और आप जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी भी अभी से ही प्रिपरेशन कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है, जब लास्ट टाइम होता है तो मतलब हम लोग रिटन टेस्ट में तो पास हो जाते हैं, लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट होता है उसके अंदर रह जाते हैं। तो इसका सिलेबस इतना भी वाइड नहीं है कि आप लोग साथ में इसकी तैयारी नहीं कर पाएँ। तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए भी अभी से 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, और मेनली तो हिंदी टाइपिंग की, क्योंकि उसके अंदर भी स्पीड टेस्ट मांगा गया है आपसे। तो ये जो भी टोटल वैकेंसीज़ हैं ये दे रखी है आपको। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है विद्या हक से, उस पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मतलब इससे रिलेटेड सभी की जो क्विज़ वगैरह हैं वो भी हम लोग करवा रहे हैं। हमारी डेली राजस्थान जीके की क्विज़ होती है, या फिर हिंदी वगैरह, इन सभी सब्जेक्ट के हम लोग क्विज़ भी करवा रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम और जो फेसबुक चैनल है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। या फिर फ्रेंड्स, आप हमारे जो अबाउट सेक्शन है उसको भी चेक कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। विद्या से इज़ ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।